आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 110 यूनिट 4 भारत में औपनिवेशिक विस्तार पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल, बंगाल की ब्रिटिश विजय 1757 से लेकर 65 तक। इसके अंदर 4 पॉइंट कवर करेंगे: सिराजुद्दौला और ब्रिटिश। नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे मीर जाफर और अंग्रेज, और थर्ड पॉइंट रहेगा मीर कासिम और अंग्रेज, और लास्ट पॉइंट रहेगा मीर कासिम के पश्चात का बंगाल। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाले यात्री फ्रांकोइस ने बंगाल के बारे में लिखा है कि देश की धन प्रचुरता के कारण पुर्तगालियों, अंग्रेज और डचों के बीच यह कहावत लोकप्रिय हो गई कि बंगाल प्रांत में प्रवेश करने के लिए सैकड़ों द्वार हैं, परंतु छोड़ने के लिए एक भी नहीं है। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादन जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी आदि एवं रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाली आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमता ही अंग्रेजों को बंगाल की तरफ खींच के लेकर आई थी। 17वीं शताब्दी से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का मौका मिल गया था। इसके बदले में कंपनी को मुगल सम्राट को 3000 यानी कि 350 पाउंड ही, उसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पड़ते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक प्रभुत्व को स्थापित करने वाले सूबेदार मुर्शीद कुली खां कंपनी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों के समर्थन में नहीं था, क्योंकि इसके कारण वह सरकारी कोष को काफ़ी नुकसान होता था इससे। और इसीलिए बंगाल में 18वीं सदी के मध्य से पहले ही अंग्रेजों के व्यापारिक हितों एवं प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। प्रांतीय शक्तियों का स्थायित्व के लिए कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता था, यानी कि बंगाल के नवाब की प्रांतीय जो शक्तियाँ थीं वो कुछ शर्तें थीं, जिसके कारण ही ये शक्ति एक स्थायी रूप में स्थित रहती थी। जिसके लिए जिसके लिए निम्नलिखित बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा नवाब का शासन स्थानीय कुलीन वर्ग के एक शक्तिशाली गुट के समर्थन पर निर्भर करता था। यानी कि नवाब का जो शासन था वो स्थानीय कुलीन वर्ग जो उच्च वर्ग था, उसके एक शक्तिशाली गुट था, उसके समर्थन से ही नवाब अपना शासन सुचारू रूप से चलाता था। अगर यह कुलीन वर्ग अगर नवाब का विरोध कर देता तो नवाब को शासन चलाने में दिक्कत हो सकती थी और उसका नवाब का शासन भी खत्म हो सकता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट उसके शासन में महत्वपूर्ण स्थान था हिंदू मत शक्तियों का, जिनके समर्थन के कारण ही उससे नियंत्रण में वित्तीय प्रशासन होता था। यानी कि हिंदू मुत्सद्दियों के समर्थन, उनके पास वित्तीय प्रशासन था जिसके नियंत्रण ये हिंदू मुत्सद्दी नवाब का समर्थन करते थे, जिससे कि नवाब को वित्तीय प्रशासन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े जमींदारों का समर्थन भी नवाब को था, क्योंकि और ये जो बड़े जमींदार थे वे न केवल सरकारी कोष को राजस्व देते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे और अपने-अपने क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को भी बनाए रखते थे। बैंकों के मालिक एवं व्यापारिक घराने, विशेषकर जगत सेठ का घराना जो बंगाल का सबसे बड़ा वित्तीय घराना था, ये भी नवाब को समर्थन करता था और इससे ही नवाब को अपना शासन चलाने में एक सुचारू रूप से एक सफलता प्राप्त होती थी। इन विभिन्न प्रकार के गुटों की नवाब से आशाएं भिन्न-भिन्न प्रकार की हुआ करती थी। नवाब के शासन का स्थायित्व इन बहुत से हितों हित वाले गुटों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने पर भी निर्भर करता था। शासन एवं विभिन्न हित वाले गुटों के बीच के शक्ति समीकरण में आम आदमी का कोई स्थान नहीं था। यानी कि नवाब का मुख्य मुख्य समर्थन केवल जो उच्च वर्ग था और जो व्यापक वर्ग था, केवल उसी उसी को ही नवाब का समर्थन रहता था, बल और आम आदमी के लिए उसका कोई भी समर्थन नहीं था। वे जमींदारों की बढ़ती मांगों के शिकार हो रहे थे, जो आम आदमी थे वे जमींदारों की बढ़ती मांगों के शिकार हो रहे थे, यानी कि उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाए जाते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें बंगाल की ब्रिटिश विजय 1757 से लेकर 1765 के बीच में। 1757 से 1765 तक इस 8 वर्ष के समय के दौरान ही बंगाल के ऊपर 3 नवाबों का शासन रहा है। एक सिराजुद्दौला, नंबर 2 मीर जाफर और थर्ड मीर कासिम। लेकिन ये तीनों नवाब बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता को सफल बनाने में असफल रहे। अंततः इनका शासन का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में चला गया।
हाँ, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर बंगाल के ब्रिटिश विजय में फर्स्ट पॉइंट रहेगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश। इसके इन दोनों के संबंधों के बारे में जानते हैं। सिराजुद्दौला 1756 में अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम और पूर्णिया की सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने भी किया था। नवाब के दरबार में कुछ दरबारी भी थे जिन्होंने जैसे कि जगत सेठ, अमीचंद राम, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर। इसमें से सबसे प्रमुख है मीर जाफर। इन्होंने भी इसका ये शक्तिशाली गुटों में थे और इन्होंने भी सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार का विरोध किया था। नवाब के दरबार के इस आंतरिक असंतोष के अतिरिक्त नवाब की स्थिति को दूसरा गंभीर खतरा अंग्रेजी कंपनी की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों से भी होने लगा था। नवाब एवं कंपनी के बीच व्यापारिक विशेषाधिकारों को लेकर संघर्ष होता रहता था, लेकिन उसके बाद सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ अन्य निश्चित कारणों को लेकर भी दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध बने रहते थे। वो निम्नलिखित कारण थे। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई थी। यह अंग्रेजों और नवाब के बीच शत्रुता का एक प्रमुख कारण था। दूसरा कारण था कंपनी को दिए गए व्यापारिक अधिकारों का यानी कि जो दस्तक दिया गया था उसका अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाता था। थर्ड थर्ड इसके लिए रीजन रहेगा कंपनी ने कलकत्ता में राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि उसने कंपनी के अधिकारों को संदेह हुआ कि सिराजुद्दौला बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ कोई संधि कर सकता है, यानी कि गठजोड़ कर सकता है और कंपनी के यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में भी कटौती कर सकता है। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के किले पर सिराज के आक्रमण और इसके पश्चात कुछ समय पश्चात अंग्रेज़ों के कलकत्ता के किले पर सिराजुद्दौला ने जो आक्रमण किया था, इससे दोनों में और भी अधिक शत्रुता पूर्वक संबंध स्थापित हो गए थे। कुछ समय पश्चात रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से शक्तिशाली अंग्रेजी सेना के कलकत्ता पहुंचने से बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और भी अधिक मजबूत हो गई। कंपनी का नवाब के दरबार के षड्यंत्रकारियों के साथ गठबंधन हो गया और इस प्रकार से कंपनी की स्थिति और भी मजबूत हो गई। इसलिए अंग्रेजों की विजय प्लासी के लड़ाई के मैदान में होने वाले युद्ध में पूर्व ही निश्चित हो गई थी, यानी कि नवाब के दरबार के जो षड्यंत्रकारी थे वो अंग्रेजों से मिल गए थे। इस प्रकार से उनकी अंग्रेजों की प्लासी की विजय पहले से ही पूर्व रूप से पहले से ही निश्चित थी। यह विजय कंपनी की सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो षड्यंत्र किया था, जो नवाब के जो दरबार के जो अधिकारी थे उनसे जो गुप्त संधियां की थी अंग्रेजी अधिकारियों ने, उसकी बदौलत ही अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से मीर जाफर के पुत्र मीरान ने उसका कत्ल कर दिया, यानी कि सिराजुद्दौला का मीर जाफर के पुत्र मीरान ने प्लासी के युद्ध में कत्ल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मीर जाफर और अंग्रेज। इस प्रकार 1757 की प्लासी की लड़ाई के पश्चात अ, क्लाइव ने जो मीर जाफर को एक वादा किया था और उस वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने का ये एक प्रकार का उपहार था। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम को चुकाना पड़ा था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपये प्रदान किए थे। मीर जाफर जैसे ही सत्ताहीन हुआ, उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया था। नंबर फर्स्ट पॉइंट रहेगा मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के हिजीर अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया था। सेकंड पॉइंट है मीर जाफर के कुछ सिपाही जिनको अपना वेतन निरंतर रूप से नहीं मिला था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने उसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर राय दुर्लभ की वफादारी पर संदेह था। मुझे विश्वास था कि राय दुर्लभ ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया है, लेकिन राय दुर्लभ जो था वो क्लाइव की शरण में जा मिला और इसलिए वह यानी कि मीर जाफर उस राय दुर्लभ को छू भी नहीं सका। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मुगल बादशाह के पुत्र जो बाद में आलम शाह के नाम से भी जाना गया, उसने भी बंगाल के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी कि मीर जाफर की सत्ता को चुनौती प्रदान की। परंतु कंपनी के कुछ कारणों से नवाबों के साथ नाराजगी थी। इस प्रकार से मीर जाफर के साथ भी कंपनी की नाराजगी बढ़ने लगी। जिस प्रकार से सिराजुद्दौला के साथ बढ़ने लगी थी नाराजगी, उसी प्रकार से कुछ समय बाद मीर जाफर से भी कंपनी की नाराजगी बढ़ने लगी। और इसके प्रमुख दो कारण थे। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में
अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था। और सेकंड दूसरा कार्ड था, अंग्रेज़ों की सतत बढ़ती माँगों को पूरा करने में मीर जाफ़र असफल रहता था। इसी बीच मीर जाफ़र के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के जो नए गवर्नर थे वानसीटॉट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वानसीटॉट के साथ एक समझौता किया गया जिसके द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन प्रदान करने के लिए सहमत हो गया और इस शर्त के आधार पर धन प्रदान किया गया कि यदि अंग्रेज़ बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। मीर कासिम और अंग्रेज़। मीर कासिम भी बंगाल के सिंहासन पर उसी ढंग से पदासीन हुआ था जिस प्रकार से मीर जाफ़र ने बंगाल के नवाब के रूप में इस पद को प्राप्त किया था। अपने पूर्वाधिकारियों की भांति ही मीर कासिम को भी अंग्रेज़ों को भारी धन की अदायगी करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उसने बर्दवान, मिदनापुर और चिटगाँव के 3 जिलों को अंग्रेज़ी कंपनी को दे दिया। सत्ता प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण कार्यों को किया। पहला कार्य किया, कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से यानी कि बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। और दूसरा डिसीजन लिया था, अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना की कौशल तथा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार किया गया। मीर कासिम के शासन के पहले कुछ महीने ठीक प्रकार से व्यतीत हुए, लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में भी कड़वाहट पैदा होने लगी। इसके प्रमुख कारण थे। पहला कारण था, नवाब की बार-बार प्रार्थना करने के बाद भी बिहार का उपसूबेदार रामनारायण अपने लेखा-जोखा जमा नहीं कर रहा था और पटना स्थित अंग्रेज़ी अधिकारियों के द्वारा रामनारायण का समर्थन किया जा रहा था और वह कभी-कभी नवाब विरोधी अपनी भावनाओं को भी नहीं छुपाता था। दूसरा कारण था, कंपनी के दस्तक या व्यापार अधिकार पत्र का कंपनी के अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाने के कारण नवाब एवं अंग्रेज़ों के बीच तनाव फिर से पैदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था, कंपनी के कारिंदे अपने सामान पर कोई कर अदा नहीं करते थे, जबकि स्थानीय व्यापारियों को भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन कंपनी के जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो दस्तक दिया जाता था उसका वो अ, अपने पर्सनल बिज़नेस के लिए भी उसका प्रयोग किया करते थे, यानी कि उसका दस्तक का गलत तरीके से प्रयोग किया करते थे, जिससे कि स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में घाटा होता था और इससे नुकसान होता था। जहाँ एक ओर नवाब को कर की राजस्व की हानि होती थी, अधिकारियों को अधिकारियों के द्वारा कर अदा न करने पर होती थी और वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के व्यापारियों के साथ असमान कड़ी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ता था। यानी कि जो स्थानीय व्यापारी थे, जो लोकल बिज़नेसमैन थे, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इससे भी अधिक कंपनी के अधिकारी नवाबों के अधिकारियों की पूर्ण अवहेलना करते थे, यानी कि उनके अधिकारियों की बात नहीं मानते थे और कंपनी के अधिकारी स्थानीय लोगों को अपना सामान कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया करते थे। मीर कासिम ने गवर्नर वांशिटॉट से इस कार्य के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। अंग्रेज़ों ने कुछ समय बाद यह पाया कि मीर कासिम उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने में असफल हो रहा है और उन्होंने मीर कासिम को हटाने के लिए एक अवसर की तलाश करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला की मदद से संयुक्त प्रतिरोध करने की भी कोशिश की थी। यानी कि मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी एक प्रयास किया था। फिर भी अंततः मीर कासिम अपने सिंहासन की रक्षा करने में असफल रहा और बक्सर की लड़ाई यानी कि 1764 में पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों की विजय एवं सर्वोच्चता को प्राप्त किया। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय हुई और पूर्वी भारत ने पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों की विजय से उनकी सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मीर कासिम के पश्चात का बंगाल। अ, मीर कासिम के युद्ध हार जाने के पश्चात बंगाल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, उसमें सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि बंगाल का सिंहासन पर एक बार फिर से अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को वापस बैठा दिया था और अंग्रेज़ों को उनकी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चिटगाँव
ये 3 ज़िले उनको दे दिए गए। बंगाल में कर उन्मुक्त व्यापार करने के अधिकार पत्र यानी कि जिसको सनद कहा जाता था उसको प्रदान कर दिया गया और नमक पर 2% कर के अतिरिक्त वो देने के मीर जाफ़र सहमत हो गया था। यानी कि अधिकार पत्र यानी कि सनद भी उनको दे दी गई और 3 गाँव दे दिए 3 ज़िले दे दिए गए जिसमें अंग्रेज़ अपनी सेना को रख सकते थे और वहाँ पर अपना कर उन्मुक्त व्यापार करने के लिए भी वह स्वतंत्र थे। लेकिन कुछ समय पश्चात मीर जाफ़र का स्वास्थ्य खराब होने लगा और इसी घटना के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके छोटे बेटे नजीब-उद-दौला को नवाब नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उसका बेटा नवाब बंगाल का नवाब बना। नायब और वास्तविक प्रशासन नायब सूबेदार के द्वारा ही चला जाता था, जिसको अंग्रेज़ अधिकारी नियुक्त कर सकते थे और हटा सकते थे। 1765 की गर्मियों में बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव वापस आया और क्लाइव ने स्वयं को स्वयं के अपूर्ण कार्य को पूरा करने अर्थात वह अंग्रेज़ों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने मुगल सम्राट शाह आलम से संपर्क किया। शाह आलम स्वयं भी एक समझौते के अंतर्गत 1761 से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का व्यावहारिक तौर पर बंदी था। अगस्त 1765 में शाह आलम एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा शाह आलम को कंपनी ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों को दे दिया। जबकि बादशाह ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से अंग्रेजों की दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। 1757 से 1765 तक के राजनीतिक घटनाओं के कारण बंगाल के नवाबों से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण क्रमिक रूप से हुआ। यानी कि इन सारे घटनाक्रमों से हमें पता चलता है कि 1757 से लेकर 1765 तक एक क्रमिक तौर पे एक धीरे-धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक पक्ष से एक राजनीतिक पक्ष के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूपांतरण हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।